नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ बड़े भाई साहब इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बना चुकी हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बड़े भाई साहब का थर्ड जो है मैं बताने जा रही हूँ, थर्ड पार्ट। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में यही दिखाया गया है कि बड़े भाई साहब किस तरह से अपने छोटे भाई का हॉस्टल में देखभाल करते हैं, पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और बच्चों के साथ खेलने जाने से मना करते हैं। और किस्मत ऐसा हो जाता है कि बड़े भाई साहब इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। फिर भी बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को यह समझाते हैं कि मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, क्योंकि फेल होने से कुछ नहीं होता है। मैं तुमसे व्यवहारिक सूझबूझ में आगे हूँ, मेरे पास बहुत अनुभव है, इसलिए तुम इधर उधर खेलो मत और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दो। तो यही कारण हुआ है कि बड़े भाई के बार बार प्रेरित करने के बाद छोटे भाई हमेशा अव्वल आते हैं यानी फर्स्ट आते हैं। और कई तरह के उदाहरण भी बड़े भाई साहब देते हैं कि देखो रावण हुआ था, मतलब बड़े बड़े लोग हुए थे, अहंकार में सबका नाश हो गया, इसीलिए अपने आप पर घमंड मत किया करो। तो अभी देखते हैं कि थर्ड पार्ट में लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि फिर सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान मतलब वार्षिक परीक्षा हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब बता रहे हैं कि फिर से भाई साहब फेल हो गए और लेखक इतने खेल धूप करने के बाद भी पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, मतलब फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ, क्योंकि अधिकतर तो ये खेल कूद पर ध्यान लगाते थे, पढ़ाई पर कम ध्यान लगाते थे, फिर भी वे फर्स्ट आ गए। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक परिश्रम मतलब बहुत अधिक परिश्रम, जानलेवा परिश्रम जो कहते हैं, इस तरह से परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, मतलब एक एक शब्द को याद कर लिए थे 10 बजे रात तक, फिर 4 बजे भोर से 6 बजे तक और फिर 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मतलब इतना अधिक वे पढ़ाई करते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मतलब उनके चेहरे की चमक जो है वह हीन हो गई थी, चेहरे पीले पड़ गए थे पढ़ाई करते करते, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। जब बड़े भाई साहब का रिजल्ट आया और पता चला कि वे फेल हो गए हैं तो छोटे भाई भी रोने लगे, बड़े भाई भी रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विधि की जो बात होती है, किस्मत के बात को कौन टाल सकता है। अगर मैं फेल हो गया होता तो हो सकता था भाई साहब इतने दुखी नहीं होते, लेकिन यह तो किस्मत की बात है। आगे बता रहे हैं लेखक कि मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। लेखक के मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, मतलब उनके मन में एक बुरी भावना हो गई। बुरी भावना क्यों हो गई? क्योंकि हमेशा बड़े भाई साहब उनको डांट डपट किया करते थे। तो कभी कभी इंसान के अंदर क्या होता है, बुरी भावना भी जग जाती है। तो क्या हुआ, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। तो उनके मन में एक कुटिल भावना, मतलब बुरी भावना अंदर आ गई कि एक बार और भाई साहब फेल हो जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे और फिर वो मेरा कभी भी फजीहत मतलब इंसल्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। थोड़ी देर के लिए मन में बुराई आया,
बुरी भावना आया, लेकिन इस बात को वे निकाल दिए। सोचे कि यह बहुत ही गलत मैं सोच रहा हूँ, आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। अब लेखक को अपने गलती पर एहसास हो गया। वे सोचने लगे कि बड़े भाई साहब जो मुझे डांटते हैं वह मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब उनको ऐसा लगने लगा कि अगर बड़े भाई साहब ना डांटे होते तो मैं तो खेलते रह जाता और पढ़ाई नहीं करता तो मैं फेल भी हो सकता था। लेकिन आज उन्हीं के डांट डपट से मैं क्या पढ़ाई पर ध्यान दिया और लगातार पास होते गया, वह भी सबसे अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ हूँ। अब क्या हुआ आगे बता रहे हैं लेखक कि अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, यानी उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई बार तो खेलकूद भी लेखक करने लगते थे, लेकिन देखे कि उनके छोटे बड़े भाई जो है नरम पड़ गए थे, डांट डपट नहीं करते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। यानी बड़े भाई को यह महसूस होने लगा कि मैं बेकार से ही इसको डांटता हूँ, क्योंकि यह तो पास हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है, तो बहुत कम डांट डपट किया करते थे। तो इसी बात को दिखाया जा रहा है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, और इसके कारण क्या हुआ, बड़े भाई साहब जो बीच में डांट डपट कम कर दिए तो लेखक की आज़ादी भी और बढ़ गई। अब और भी अधिक खेलने धूपने लगे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मतलब उनकी सहिष्णुता मतलब वे जो सहनशीलता था उनका वे नाजायज फायदा उठाने लगा छोटा भाई। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। अब उनको ऐसा लगा कि मैं तो पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरा जो किस्मत है वह बलवान है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। अब क्या हुआ, जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे लेखक, वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवे मतलब पतंग उड़ाने का लेखक को एक नया शौक पैदा हो गया, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अब हमेशा वे पतंगबाजी मतलब पतंग उड़ाने लगे, लेकिन भाई साहब का वे इज्जत करते थे, उनका आदर करते थे, और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। और उनसे बचकर, नज़र बचाकर मतलब बचकर निकल जाना, यह मुहावरा है। तो उनसे नज़र बचाकर वे क्या करते थे, कनकौवे मतलब पतंग उड़ाते थे। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। तो जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको मालूम होता है कि माझा देना पड़ता है, कन्ने बांधना पड़ता है, और पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, यह सब गुप्त रूप से लेखक करने लगे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम है। यानी उनको यह पता नहीं चलने देते थे कि उनका वे इज्जत और सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह मतलब महसूस नहीं होने देते थे। आगे बता रहे हैं लेखक कि एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय हॉस्टल से दूर लेखक क्या किए, पतंग लूटने के लिए बेतहासा दौड़ा जा रहा था, मतलब बुरी तरह से दौड़ा हुआ जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर आ रहा था, और उनका जो ध्यान था पूरा आसमान की तरफ था। और आकाशगामी पथिक मतलब पतंग को कहा गया है, तो पतंग के तरफ उनका ध्यान था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था। मतलब क्या होता है, जब आसमान में पतंग कट जाता है, धागा टूट जाता है, तो वह धीरे 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 झूमता झूमता जमीन पर गिरता है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है, मनुष्य भी जो है पतन पर जब जाता है, जब बुरी संगति में पड़ जाता है, तो वह भी इसी तरह उसका पतन हो जाता है। इस लाइन में यही संकेत किया गया है कि मनुष्य का भी पतन बुरी संगति में पड़ने से किस तरह हो जाता है, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहे हो। यानी आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से मतलब खराब संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रहा हो, इसी तरह हो जाता है पतंग का भी गति और मनुष्य का भी गति।
अब आगे बता रहे हैं कि बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। और क्या हो रहा था, पतंग जब नीचे की ओर गिरते हुए आ रहा था तो बालक जो थे, बच्चे लोग की पूरी सेना जो थे वे लोग क्या कर रहे थे, एक झाड़दार बांस लिए हुए थे। बांस एक बैम्बो होता है मोटा सा, उसको लेकर वे लोग उस पतंग को लूटने के लिए दौड़ा आ रहा था। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, मतलब आगे क्या आ रहा है पीछे क्या आ रहा है किसी को कुछ ध्यान नहीं था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सबका ध्यान जो है आकाश की तरफ था, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, न ट्राम, न गाड़ियाँ, क्योंकि आकाश में न मोटर कारें होती है, न गाड़ियाँ, न ट्राम। सबका ध्यान जो है आकाश की तरफ था। और नीचे अगर मोटर कार गाड़ियां आ भी रही थी तो किसी को इस पर ध्यान नहीं था, सबका नजर आसमान की ओर लगी हुई थी। आगे क्या हुआ, अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। लेखक बताते हैं कि इसी सिलसिले में अचानक से उनके भाई साहब से मुठभेड़ हो जाना, मतलब आमने सामने हो गई। उनके भाई साहब उनको देख लिए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। और वहीं पर उनके बड़े भाई क्या किए, उनके छोटे भाई अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिए और उग्र भाव मतलब गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी बाजारी लौंडों मतलब बाजारी बच्चों के साथ जो तुम धेले के कनकौए मतलब 1 पैसे के जो पतंग के लिए कनकौए के लिए जो तुम दौड़ रहे हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अब उनके बड़े भाई डांट रहे हैं कि अब तुम छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो बल्कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जे नीचे हो। यानी मैं 9वीं क्लास में हूँ, तुम 8वीं क्लास हो। दोनों में एक ही दर्जा का अंतर है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आगे वो छोटे भाई को समझा रहे हैं कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अब बता रहे हैं उदाहरण दे करके कि एक जमाना था जो लोग केवल 8वीं पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, एक जॉब का नाम है, या हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, मतलब मिडिलचियों का मतलब जो 10वीं क्लास के पढ़े लिखे हैं उनको मैं जानता हूँ, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, जो अव्वल दर्जे मतलब प्रथम दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो 8वीं क्लास पढ़े हुए हमारे लीडर हैं और समाचार पत्र के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, यानी उसके अंदर में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। और उनके बड़े भाई बोल रहे हैं कि तुम इस बाजारी लड़कों के साथ कनकौए मतलब पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, और मुझे तुम्हारी जो यह कम बुद्धि है, छोटी बुद्धि, इस पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम जहीन हो, मतलब तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। यानी वह दिमाग किस काम का जो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है उसको ही खत्म कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, और तुम तो यही समझ रहे होगे कि मैं तो भाई साहब से केवल 1 ही दर्जा कक्षा नीचे हूँ और उन्हें मुझको कुछ कहने का हक है ही नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। और उनके बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि यह मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल कक्षा में आगे हूँ और तुम जो है 1 साल केवल मेरे से नीचे हो, लेकिन मैं तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा हूँ। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल रहा,
और कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम आज मेरे ही जमात मतलब कक्षा में आ जाओ और एग्जामिनर का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो है अगले साल मेरे ही क्लास में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, और हो सकता है कि 1 साल बाद जो है तुम मुझसे आगे भी चले जाओगे। लेकिन मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता है, लेकिन मेरे में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, मैं जो तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इसको तो खुदा भी नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। और बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो अनुभव है, तजुर्बा मतलब ज़िंदगी का जो अनुभव है, वह तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। चाहे तुम एमए और डीफिल और डिलीट ही क्यों ना कर जाओ, यानी इतना सारा डिग्री भी तुम क्यों नहीं लो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। वे कह रहे हैं कि समझ जो है, समझदारी जो आती है वह किताबों को पढ़कर नहीं आती है, यानी अनुभव से आती है। और आगे बता रहे हैं, अपनी अम्मा और पिता का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, यानी मेरी जो माँ है कोई कक्षा तक पढ़ाई नहीं की, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी। और दादा भी जो थे मेरे पिताजी, शायद 5वीं 6ठी जमात मतलब 5वीं 6ठी कक्षा के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। यानी हम लोग चाहे दुनिया का सारा विद्या क्यों नहीं पढ़ लें, लेकिन अम्मा और पिताजी को हमेशा हमें सुधारने का अधिकार रहेगा। वे हमेशा हमारी गलतियों पर अगर हमको डांटेंगे तो इसके लिए हमें बुरा नहीं मानना होगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। भाई साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल वे हमारे जन्मदाता हैं, जन्म दिए हैं तो इसलिए डांट डपट करेंगे। नहीं, उनके पास दुनिया का अनुभव है, हमसे अधिक अनुभव है, इसलिए उनका कहना हमें मानना पड़ेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। अब उनको बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वीं हेनरी है वह कितना शादी ब्याह किया, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह सब कि उनको भले ही जानकारी नहीं हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान जो है हमसे और तुमसे उनको ज़्यादा है, माँ पिता को। आगे बता रहे हैं कि दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं। अब आगे बता रहे हैं कि दैव मतलब ईश्वर न करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाना मतलब तुम तो घबरा जाओगे, घबरा जाना, हाथ पांव फूलने का मतलब है घबरा जाना। तो कह रहे हैं कि ईश्वर न करे कि मैं बीमार हो जाऊं और तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और न कुछ सूझेगा, यानी तुम पिताजी को तो टेलीग्राम देना पड़ेगा। उस टाइम में क्या था, अभी तो लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले तो मोबाइल का युग नहीं था, तो लोग को कुछ बीमारी होता था या कोई तकलीफ होता था तो लोग टेलीग्राम देते थे। तो बोल रहे हैं कि तुम तो तब पिताजी को टेलीग्राम कर दोगे, इसके सिवा तो तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो, मतलब अगर तुम्हारी जगह पर पिताजी होते तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो, वो परेशान भी नहीं होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, यानी वे पहले खुद मर्ज मतलब तकलीफ पहचान कर इलाज करेंगे। यानी सबसे पहले, आजकल तो क्या होता है, आज भी घर घर में देखेंगे कि सबसे पहले अगर घर में किसी को कुछ होता है तो माँ पिताजी, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादी नानी या दादाजी नाना जी, वे लोग क्या करते हैं, घर में ही बहुत तरह के इलाज कर डालते हैं। घर में ही जो बहुत तरह के किचन से ही जो लौंग, इलायची, दालचीनी, मसाला वगैरह होता है, उससे ही बहुत तरह के बीमारी का इलाज हो जाता है। पेट दर्द में जो है जैसे हींग होता है,
तो आजमाइन होता है, तो इन सब से सबसे पहले लोग घरेलू इलाज कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, यानी पिताजी अगर होंगे तो सबसे पहले तकलीफ पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें अगर सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीना भर का खर्च महीना भर कैसे चले। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हम और तुम जो हो महीना भर का खर्च को भी ठीक से हम लोग नहीं चला पाते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं, पिताजी भेजते हैं, उसे हम 20-22 तक ही खर्च कर डालते हैं, यानी 20-22 तारीख तक ही खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ठीक से अगर हम लोग नहीं चला पाते हैं महीना, तो क्या होता है, हम लोग जो नाश्ता खाते हैं वह नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी से जो हम लोग कपड़ा धुलाते हैं वह भी बंद हो जाता है, नाई से जो हम लोग नाखून बाल कटवाते हैं वह भी बंद हो जाता है। तो लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग और इज्जत नेकनामी के साथ निभाया है। और बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि हम और तुम जितना खर्च कर डालते हैं पैसे को, उसके आधे पैसे में दादाजी मतलब पिता ने क्या किए, अपनी उम्र का बड़ा भाग और इज्जत और नेक नामी मतलब अच्छाइयों के लिए निभाया है। कम ही पैसे में वे जो है सबको निभाते थे, कुटुंब परिवार सबको भरण पोषण करते थे और कुटुंब का पालन किया है, मतलब गेस्ट लोग जो आते थे उनका भी भरण पोषण करते थे, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। मतलब सिर्फ एक आदमी पिताजी थे कमाने वाले और 9 आदमी का खर्च चलाते थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, एक आदमी कमाते थे तो 9, 10, 12 आदमी या 15 आदमी का खर्च लोग चलाते थे। तो इसी के बारे में कहा गया है कि यह सब किसके बल पर काम आता था, क्योंकि उनके पास घर चलाने का तजुर्बा था, अनुभव था कि घर का खर्च किस तरह से चलाया जाए, इसीलिए वे कुटुंब से लेके परिवार तक सबको देख लेते थे। तो उनका कहना यही है कि केवल किताबी पढ़ाई से जो तुम चाहते हो कि हम फर्स्ट आ गए बस हो गया, तो इससे ही कुछ नहीं होता है। अनुभव जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। आगे बता रहे हैं कि एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए अब बता रहे हैं कि हाँ, अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यानी एमए पढ़े हुए हैं। यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए पास किए हुए हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, घर खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हेडमास्टर साहब एमए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए पास किए हैं, इतना सारा उनको पैसे भी मिलता है, लेकिन फिर भी वह घर चलाने का तरीका नहीं जानते थे। उनका पूरा महीना का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था, कर्ज हो जाता था। तो उनकी माताजी ने अपने प्रबंध जो है घर का पूरा खर्च का प्रबंध हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। और जब उनकी माता घर चलाने लगी तो ऐसा लगा कि घर में लक्ष्मी आ गई है, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से परिवार को चला रही थी। तो भाईजान, यह जो गरुड़ दिल से निकाल डालो, मतलब गरुड़ मतलब यह जो तुम्हारे अंदर घमंड हो गया है, यह अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, यानी मेरे कक्षा में आ गए हो, मेरे क्लास में आ गए हो और तुम जो है आज़ाद हो गए हो। यह सब जो तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, यह सब तुम अपने दिल से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, यानी मेरे रहते तुम गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। और बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ यह तुमको पॉइजन के जैसे, जहर के जैसा लगता होगा, लेकिन मैं इसके लिए थप्पड़ भी तुमको मार सकता हूँ, यह भी तुम समझ लो। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। अब लेखक बताते हैं कि इतने सारी बातें जब मेरे बड़े भाई साहब समझाए तो उनकी युक्ति से, मतलब तरकीब से नतमस्तक हो गया, मतलब सिर झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और आज उस छोटे भाई को अपने छोटे होने का अनुभव हो गया
कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं कितना निम्न बुद्धि का हूँ, और मेरे भाई साहब कितने अनुभव वाले जो आदमी हैं, उनके पास कितना खजाना है अनुभव का। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और उनके मन में भाई साहब के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया। श्रद्धा मतलब उनके प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। और लेखक की आंखें सजल हो गई, मतलब आंखों से आंसू बहने लगी, और अपने भाई साहब को कहने लगा कि हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं, आप जो कुछ भी हमें सलाह दे रहे हैं, वह बिल्कुल सच है, वह पूरा का पूरा सही आप बात बोल रहे हैं, और आपको उसके कहने का पूरा अधिकार है, और यह सब मुझे डांट डपट करने का पूरा आपके पास अधिकार है। तो बता रहे हैं कि भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया, और जब बड़े भाई साहब समझ गए कि छोटा भाई को बहुत ही समझदारी आ गई है और सारा बात वह समझ गया है मेरा, तो क्या हो गया, बड़े भाई साहब लेखक को गले लगा लेते हैं और बोले कि मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अब बड़े भाई साहब अपनी मन की व्यथा को बता रहे हैं कि देखो, कनकौवे उड़ाने का मुझे भी शौक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, अगर मैं बेराहा चलूं, मतलब अगर बड़े होकर के मैं गलत रास्ते चलता हूँ, तो फिर तुमको कौन रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा, तुम भी देखा देखी में सोचोगे कि अरे बड़ा भाई ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो इसके लिए मेरा जो कर्तव्य है बड़ा होने का, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो इस बात को तुम्हें सोचना चाहिए। तो क्या हो गया, संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। मतलब संजोग से दोनों भाई बातचीत कर ही रहे थे कि एक कटा हुआ पतंग जो है ऊपर से गिर रहा था नीचे, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौरा चला रहा था, और लड़के जो बच्चे होते हैं, जैसे ही कोई पतंग गिरता है सारे बच्चे टूट पड़ते हैं लूटने के लिए। तो बच्चे सब दौड़ते हुए आ रहे थे, भाई साहब लंबे हाय ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब यहाँ बता रहे, देख सकते हैं आप कि किस तरह से बड़े भाई साहब पतंग की डोर पकड़े हैं, और बड़े भाई साहब के साथ पीछे छोटे भाई भी दौड़ रहे हैं। इसके अगल बगल में छोटे छोटे बच्चे भी पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इसी बात को दिखाया जा रहा है कि उछलकर उनके भाई क्या किए, पतंग जो कटी हुई पतंग थी उसकी डोर को पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और लेखक भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी यह बताया जा रहा है कि उनके भीतर भी एक बच्चा छुपा हुआ था, लेकिन क्या करे, अगर वे ही खेलने लगेंगे तो छोटे भाई जो हैं उनके पढ़ाई लिखाई भी मुश्किल हो जाएगा, वह भी अपने भाई की नकल करने लगेंगे। तो इस तरह से बड़े भाई को सब कुछ समझना बूझना पड़ता है, और बड़े भाई इस पाठ में दिखाया गया है कि किस तरह से जो अपने छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखते हैं, और एक एक बात जो है किस तरह से अपने आगे बढ़ाने के लिए छोटे भाई को प्रेरित करते हैं। तो इस पाठ से संदेश मिलता है कि बड़े हमेशा छोटे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे क्या होते हैं, जब बड़े मंजिल को पा लेते हैं तो उनको जो प्रेरणा मिलती है, जिनसे प्रेरणा पाकर वे इतने बड़े महान आदमी बनते हैं, उसको लोग भूल जाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि आपको जो भी प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी हमेशा कद्र करना सीखिए। अपने माँ पिता या बड़े बुजुर्ग दोस्त जो भी आपको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसके प्रति हमेशा उनके मन में, अपने मन में आदर और श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिकता भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम फर्स्ट आ गए तो अंदर घमंड आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने से बड़े छोटे के साथ कैसा कर्तव्य होना चाहिए यह भी सीखना चाहिए, और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए।
यही था इस पाठ में बच्चों। तो आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं प्रश्न उत्तर भी पढ़ा चुकी हूँ, वह भी आप एग्ज़ाम के लिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।